अध्याय 4 जीवन की दौड़। मोहम्मद पैगंबर से मुलाकात के अगले ही दिन जॉन फेरियर सुबह सुबह सॉल्ट लेक सिटी गया। वहां उसने अपने उस परिचित को ढूंढ निकाला जो नेवाडा पहाड़ों की ओर जा रहा था। फेरियर ने उसे जेफरसन होप के लिए एक संदेश सौंपा। उसमें लिखा था कि वे दोनों कितने बड़े खतरे में हैं और यह कि होप को तुरंत लौट आना चाहिए। यह जिम्मेदारी पूरी करने के बाद उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया और वह थोड़ा सुकून लेकर घर लौटा। लेकिन जब वह अपने खेत के पास पहुंचा तो उसकी नज़र फाटक पर पड़ी। वहां 2 घोड़े बंधे हुए थे। यह देखकर वह चौंक गया। घर के अंदर पहुंचा तो और भी हैरान रह गया। बैठक में 2 नौजवान बैठे थे, जैसे यह जगह उन्हीं की हो। एक लंबा पीला चेहरा लिए झूला कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। पैर चूल्हे पर टिके हुए थे। दूसरा मोटी गर्दन वाला और सूजे हुए चेहरे वाला खिड़की के पास हाथ जेब में डाले किसी मशहूर धार्मिक धुन को सीटी में बजा रहा था। जैसे ही फेरियर अंदर आया, दोनों ने उसकी ओर से हिलाया। झूला कुर्सी वाला बोला, शायद आप हमें नहीं पहचान रहे, पर हम तो आपको अच्छे से जानते हैं। ये एल्डर ड्रेबर का बेटा है और मैं हूं जोसेफ स्टैंगरसन। याद है, हम साथ ही उस रेगिस्तान में थे जब प्रभु ने आपको अपने झुंड में शामिल किया था। दूसरे ने नकली धार्मिक आवाज में कहा, हाँ, प्रभु धीरे चलता है लेकिन बहुत बारीकी से हिसाब लेता है। फेरियर ने ठंडे भाव से सिर हिलाया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये कौन है और क्यों आए हैं। हम, स्टैंगरसन ने आगे कहा, अपने अपने पिता की सलाह पर यहां आए हैं, आपकी बेटी का हाथ मांगने। आप या तो मुझे चुन सकते हैं या फिर भाई ड्रेबर को। मेरे पास बस 4 पत्नियां हैं जबकि इसके पास 7 हैं, तो जाहिर है कि मेरा हक ज्यादा बनता है। ऐसा नहीं है भाई स्टैंगरसन, ड्रेबर ने नकली विनम्रता से कहा। मुद्दा यह नहीं कि पत्नियां कितनी हैं, बल्कि यह कि कौन ज्यादा रख सकता है। मेरे पिता ने तो अपनी मिलें अब मेरे हवाले कर दी है। मैं ज्यादा अमीर हूं, लेकिन मेरे भविष्य की हालात बेहतर हैं। स्टैंगरसन भड़क गया। मेरे पिता के बाद टैनरी और चमड़ा फैक्ट्री दोनों मेरी होंगी। फिर मैं उम्र में भी बड़ा हूं और चर्च में ऊंचे दर्जे पर हूं। ड्रेबर ने शीशे में खुद को निहारते हुए मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, लड़की को ही फैसला करने दो। इतनी देर तक जॉन फेरियर दरवाजे पर खड़ा खौलता रहा, बस किसी तरह अपने को काबू में रखे हुए था कि कोड़ा उठाकर इन दोनों की पीठ पर न मार दे। आखिर वह फट पड़ा, जब मेरी बेटी तुम्हें बुलाएगी तभी आना, तब तक मैं तुम्हारे मुंह नहीं देखना चाहता। दोनों नौजवान हैरानी से उसे देखने लगे। उनकी नजर में यह रिश्ता मांगना उसके लिए सम्मान की बात थी और वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसने गुस्सा क्यों किया। कमरा छोड़ने के 2 रास्ते हैं, फेरियर गरजा, एक दरवाजा और एक खिड़की। सोच लो किससे जाना है। उसके चेहरे पर ऐसा गुस्सा था और उसकी लंबी हड्डियों वाली भुजाएं इतनी खतरनाक लग रही थीं कि दोनों झट से कुर्सियों से उठे और बाहर निकल भागे। फेरियर व्यंग से बोला, जब तय कर लो कि कौन मेरी बेटी से शादी करेगा तब बताना मुझे। स्टैंगरसन गुस्से से कांपते हुए बोला, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमने पैगंबर और काउंसिल ऑफ 4 की अवहेलना की है, जिंदगी भर पछताओगे। ड्रेबर ने भी नकली धार्मिक लहजे में कहा, प्रभु का हाथ तुझ पर भारी पड़ेगा, वह उठेगा और तुझे दंड देगा। तो फिर शुरुआत मैं ही कर देता हूं। फेरियर गरज उठा और ऊपर बंदूक लेने दौड़ा, मगर लूसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। इतने में बाहर घोड़ों की टापों की आवाजें आईं। दोनों भाग चुके थे। फेरियर ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, उन पाखंडी लड़कों के साथ भेजने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कब्र में देखना चाहूंगा, मेरी बच्ची, बजाय इसके कि उनमें से किसी की तुम बीवी बनो। और मैं भी यही चाहती हूं पिताजी, लूसी ने दृढ़ स्वर में कहा, लेकिन जेफरसन जल्दी ही आ जाएगा। हाँ, अब देर नहीं होगी। जितनी जल्दी वह पहुंचे उतना अच्छा है। पता नहीं ये लोग आगे क्या चाल चलेंगे। वास्तव में अब किसी ऐसे व्यक्ति की सख्त जरूरत थी जो सलाह भी दे सके और मदद भी।
सॉल्ट लेक की बस्ती के इतिहास में आज तक किसी ने एल्डरों की सत्ता को इस तरह खुलकर चुनौती नहीं दी थी। छोटे अपराधों की सजा भी यहाँ बेहद सख्त होती थी। तो इस खुले विद्रोह का अंजाम क्या होगा, कोई नहीं जानता था। फेरियर समझता था कि उसकी दौलत या ओहदा उसे बचा नहीं पाएंगे। पहले भी कई नामी और अमीर लोग रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिए गए थे और उनकी संपत्ति चर्च के नाम कर दी गई थी। वह बहादुर आदमी था, लेकिन उस पर मंडराता अदृश्य अंधेरा डर उसे भी कमजोर कर रहा था। किसी खुले खतरे का सामना तो वह डटकर कर सकता था, मगर यह अनिश्चितता, यह इंतजार उसे भीतर से तोड़ रहा था। फिर भी उसने अपनी बेटी के सामने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की, मुस्कुराया, मजाक किया, पर लूसी के प्रेम से भरे दिल की नजरें सब समझ रही थीं। वह जानती थी कि उसके पिता बेचैन हैं, बहुत बेचैन। रात देर तक जागने के बाद जब जॉन फेरियर आखिरकार नींद में डूबा तो अगली सुबह उसकी नींद एक अजीब सी बेचैनी के साथ खुली। वह उठकर बैठा तो देखा उसके सीने पर बिस्तर के ऊपर एक मोड़ा तोड़ा कागज पड़ा था। उस पर बड़े अक्षरों में बिखरे हुए शब्द लिखे थे, तुम्हें सुधार के लिए 29 दिन दिए गए हैं। और उसके बाद आखिर में लगा हुआ वो डैश किसी धमकी से ज्यादा डरावना था। जॉन फेरियर हैरान रह गया। ये नोट उसके कमरे में कैसे आया? दरवाजे और खिड़कियां तो सब बंद थे और नौकर बाहर वाले कमरे में सोते थे। उसने कागज मसल कर फेंक दिया और लूसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन भीतर से उसका दिल ठंडा पड़ गया था। वो 29 दिन साफ तौर पर वही 1 महीना था जो पैगंबर यंग ने उसे दिया था। वो सोचने लगा, ऐसा दुश्मन जो इस तरह रहस्यमय तरीके से घर में घुस सके, उसके सामने साहस या बंदूक किसी काम की नहीं है। वो हाथ जो यह नोट रख कर गया होगा, उसी वक्त उसकी जान भी ले सकता था और उसे कभी पता भी नहीं चलता कि उसे किसने मारा। अगली सुबह डर और गहरा हो गया। वो और लूसी नाश्ते पर बैठे थे और अचानक लूसी ने ऊपर देखकर चीख मारी। छत के बीचों बीच कोयले या जले हुए लकड़ी के टुकड़े से लिखा था 28। लूसी कुछ समझ नहीं पाई, मगर फेरियर ने उसे कुछ नहीं बताया। उस रात को वो अपनी बंदूक लेकर पूरी रात जागता रहा। उसने हर आवाज पर कान लगाए रखा, लेकिन किसी की आहट नहीं मिली। सुबह जब बाहर निकला तो उसके दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था 27। अब हर सुबह यही सिलसिला चलने लगा। हर दिन कोई ना कोई अदृश्य हाथ उसकी दीवारों, दरवाजे या फाटक पर नया अंक छोड़ जाता था, यह बताने के लिए कि अनुग्रह के महीने में अब कितने दिन बचे हैं। कभी संख्या दीवार पर होती, कभी जमीन पर, कभी एक छोटे से बोर्ड पर जो बगीचे की रेलिंग पर टंगा होता। कितनी भी निगरानी कर ली जाए, फेरियर यह पकड़ नहीं पाता था कि यह सब कौन कर रहा है। धीरे धीरे यह रहस्यमय डर उसके भीतर घर करने लगा। उसका चेहरा पीला और आंखें थकी हुई लगने लगीं, जैसे कोई शिकार अपने शिकारी की प्रतीक्षा में जी रहा हो। अब उसकी जिंदगी की बस एक ही आशा थी, जेफरसन होप का लौट आना। दिन गिनते गिनते 20, फिर 15, फिर 10 रह गए, मगर कोई खबर नहीं आई। हर बार जब सड़क पर किसी घोड़े के खुरों की आवाज आती या कोई गाड़ी वाला चिल्लाता, फेरियर दौड़कर फाटक पर पहुंच जाता था। शायद अब मदद आ गई हो, मगर हर बार निराशा हाथ लगती थी। जब दिन 5 से 4 और फिर 3 पर पहुंच गए तो उसका दिल बैठ गया। उसने समझ लिया कि अब कोई बचाव नहीं है। वो जानता था कि बस्ती से निकलना लगभग नामुमकिन है। हर रास्ते पर पहरा था और बिना काउंसिल की इजाजत के कोई नहीं जा सकता था। कहीं कोई राह नहीं थी। फिर भी वो एक बात पर अडिग था। वो अपनी बेटी का अपमान होते देखने से पहले अपनी जान देना पसंद करेगा। उस शाम वो अकेला बैठा गहरी सोच में डूबा था। दीवार पर 2 लिखा हुआ दिख रहा था, यानी बस 2 दिन बचे थे। वो सोचता रहा, उस आखिरी दिन क्या होने वाला है। हर तरह के डरावने ख्याल उसके दिमाग में घूम रहे थे। वो सोचता रहा, मेरी बेटी का क्या होगा,
जब मैं चला जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। थक कर उसने सिर मेज पर रख दिया और सिसक उठा। तभी एक हल्की सी खराश जैसी आवाज उसके कानों में पड़ी, बहुत धीमी मगर रात की खामोशी में साफ सुनाई दी। आवाज दरवाजे की दिशा से आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे खटखटा रहा हो। वो रुक कर ध्यान से सुनने लगा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वही आवाज दोबारा, अब ज्यादा साफ हो गई थी। उसके बदन में सिहरन दौड़ गई। क्या यह कोई हत्यारा था जो गुप्त परिषद का आदेश लेकर आया था, या कोई व्यक्ति जो यह बताने आया था कि अब आखिरी दिन आ पहुंचा है? अब फेरियर को लगा यह इंतजार, यह अनिश्चितता ही मौत से ज्यादा डरावनी है। उसने झटके से दरवाजे का कुंडा खोला और दरवाजा पूरी ताकत से खोल दिया। बाहर एकदम सन्नाटा था। रात साफ थी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। उसके सामने उसका छोटा सा बगीचा था, बाड़ और फाटक तक, मगर कहीं कोई इंसान नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर चारों ओर देखने लगा। दाएं बाएं कुछ नहीं। फिर जब उसने नीचे नजर डाली तो उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसके पैरों के नीचे जमीन पर एक आदमी पेट के बल लेटा पड़ा था, हाथ पैर फैले हुए थे। उस दृश्य ने जॉन फेरियर को इस कदर हिला दिया कि वह दीवार का सहारा लेकर खड़ा रह गया। उसका गला सूख गया था और आवाज जैसे कहीं भीतर अटक गई हो। पहले तो उसे लगा कि जमीन पर पड़ा आदमी शायद घायल है या मर रहा है, मगर अगले ही पल वह शरीर अचानक जमीन पर सरकने लगा, सांप की तरह, तेज और बिल्कुल बिना आवाज के। क्षण भर में वह घर के अंदर था। अगले ही पल उस आदमी ने झटके से उठकर दरवाजा बंद किया और जॉन फेरियर के सामने खड़ा हुआ। माथे पर पसीना, आंखों में आग और चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक। जेफरसन होप। हे भगवान! फेरियर कांप उठा। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। ऐसे घुसने की क्या जरूरत थी? पहले कुछ खाने को दो। जेफरसन की आवाज भारी और थकी हुई थी। पिछले 48 घंटे से एक और भी नसीब नहीं हुआ। वह मेज पर रखे बचे हुए ठंडे मांस और रोटी पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसने सब खा लिया, जैसे कोई भूखा शिकारी जंगल से लौटा हो। लूसी कैसी है? उसने पूछा जब उसका पेट थोड़ा और भर गया। ठीक है, फेरियर ने जवाब दिया। वो अभी तक खतरे के बारे में नहीं जानती। अच्छा है। जेफरसन ने सिर हिलाया। घर चारों तरफ से पहरे में है, इसलिए मुझे रेंगते हुए अंदर आना पड़ा। ये लोग चालाक हैं, पर वाशों के शिकारी से चालाक नहीं। अब फेरियर के चेहरे पर जैसे जान लौट आई। वह उठा और जेफरसन का हाथ पकड़कर कसकर हिलाया। तुम सच में काबिले तारीफ आदमी हो। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो किसी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाएं। जेफरसन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में थकान और गंभीरता थी। बिल्कुल सही कहा दोस्त। अगर बात सिर्फ तुम्हारी होती तो शायद मैं इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये लूसी है, उसके लिए तो मैं जान भी दे दूंगा। अगर उसे कुछ हुआ तो समझो कि होप नाम का एक आदमी यूटाह में कम हो जाएगा। फेरियर ने गहरी सांस ली। तो अब क्या करें? कल आखिरी दिन है, जेफरसन बोला। अगर आज रात नहीं निकले तो फिर कभी नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास एक खच्चर और 2 घोड़े ईगल रवीना में तैयार खड़े हैं। तुम्हारे पास कितना पैसा है? $2000 सोने में और 5000 नोटों में। काफी है, मेरे पास भी थोड़ा है। हम पहाड़ों के रास्ते कार्सन सिटी निकलेंगे। लूसी को उठा लो, और शुक्र है कि नौकर घर के बाहर सोते हैं। फेरियर लूसी को तैयार करने चला गया, और इस बीच जेफरसन ने जो भी खाने की चीजें मिली एक छोटे से झोले में बांध ली। एक पत्थर की सुराही में पानी भर लिया। उसे पता था पहाड़ों में कुएं बहुत दूर दूर हैं। इतने में फेरियर लौट आया। लूसी पूरी तरह तैयार थी, चेहरा पीला लेकिन आंखों में भरोसा था।
प्रेमियों का मिलना भावनाओं से भरा था, लेकिन वक्त बहुत कम था। जेफरसन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अभी निकलना होगा। आगे और पीछे दोनों तरफ पहरा है, लेकिन बाएं वाली खिड़की से निकलकर खेतों की ओर जाएं तो बचने का रास्ता है। वहां से ईगल रवीना बस 2 मील दूर है। सुबह तक हम पहाड़ के आधे रास्ते में होंगे। और अगर रास्ते में रोक लिया तो? फेरियर ने पूछा। जेफरसन ने अपनी कमर पर टंगे रिवॉल्वर पर हाथ मारा। 2-3 को तो अपने साथ ले जाऊंगा, उसने हल्की खतरनाक मुस्कान के साथ कहा। घर की सारी बत्तियां बुझा दी गईं। अंधेरे में फेरियर खिड़की से बाहर झांकने लगा। खेत, पेड़, हवा, सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसे एक सपना हो। वो जमीन, वो घर, सब कुछ जिसे उसने अपने पसीने से सींचा था, अब छोड़कर जाना होगा। लेकिन बेटी की इज्जत और सुरक्षा के सामने वो सब फीका था। तीनों ने अपना सामान बांधा। फेरियर ने सोने और नोटों की थैली उठाई। जेफरसन ने खाना और पानी भर लिया और लूसी ने अपने कुछ प्यारे सामान एक छोटे बंडल में रखे। जेफरसन ने धीरे से खिड़की खोली, इंतजार किया कि कोई बादल चांदनी को ढक ले। जब चारों ओर हल्का अंधेरा छा गया तो एक एक करके तीनों बाहर निकल आए। धीरे धीरे झुकते हुए सांसें रोके वे बगीचे से गुजरे और झाड़ियों की ओट में पहुंच गए। वहां से होते हुए खेतों की तरफ बढ़ने लगे। बस तभी जेफरसन ने अचानक दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वे घास में दुबक गए। दिल जोरों से धड़क रहे थे। अच्छा हुआ कि रेगिस्तान में वर्षों की ट्रेनिंग ने जेफरसन को लिंक्स जैसी तेज सुनने की शक्ति दे दी थी। वे तीनों अभी झुककर बैठे ही थे कि पास ही कहीं से किसी पहाड़ी उल्लू की उदास हूट की आवाज आई और उसी क्षण थोड़ी दूर पर से वैसी ही हूट का जवाब मिला। तभी एक धुंधली छाया सी आकृति उस दरार से निकली जहां वे पहुंचने ही वाले थे और फिर उसने वही संकेत स्वर में पुकार दी। तुरंत ही दूसरा आदमी भी अंधेरे से उभर आया। कल आधी रात को, पहले व्यक्ति ने कहा, जो आदेश देने वाला प्रतीत हो रहा था। जब विपूर्व बिल 3 बार पुकारेगा। ठीक है, दूसरे ने उत्तर दिया। क्या मैं ब्रदर ड्रेबर को बता दूं? उसे बता दो और वह आगे दूसरों तक पहुंचा दे। 9 से 7, 7 से 5, दूसरे ने दोहराया और दोनों साए अलग दिशाओं में गायब हो गए। उनके आखिरी शब्द स्पष्टतः कोई संकेत और प्रत्युत्तर का कोड थे। जैसे ही उनके कदमों की आहट रात के सन्नाटे में गुम हुई, जेफरसन होप बिजली की तरह खड़ा हो गया और अपने साथियों को सहारा देकर दरार के पार खींच ले गया। तेज चलो, जल्दी चलो, वह हाँफते हुए फुसफुसाया। हम चौकियों की रेखा पार कर चुके हैं, अब सब कुछ गति पर निर्भर है, जल्दी करो। मुख्य सड़क पर पहुंचने के बाद वे तीव्र गति से बढ़े। केवल एक बार उन्हें कोई आदमी दिखा, लेकिन वे तुरंत एक खेत में सरक कर नजर से बच गए। नगर तक पहुंचने से पहले ही शिकारी ने रास्ता बदलकर एक संकरे पथरीले पैदल पथ पर कदम रख दिया जो पहाड़ों की ओर जाता था। अंधेरे में 2 ऊंचे खुरदरे शिखर ऊपर उठे दिखाई दे रहे थे और उनके बीच की घाटी ही ईगल कैनियन थी, जहां उनके घोड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने अचूक दिशाबोध से जेफरसन होप सूखे नदी पथ पर और विशाल चट्टानों के बीच से राह बनाते हुए उस एकांत स्थान तक पहुंचा जो चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। वहां उनके वफादार जानवर बंधे थे। लूसी को खच्चर पर बिठाया गया। फेरियर को अपने घोड़े पर, साथ में सोने की सिक्कों की थैली थी, जबकि होप ने दूसरा घोड़ा पकड़ा और मार्गदर्शन करते हुए खतरनाक पथ पर आगे बढ़ा। यह रास्ता किसी भी सामान्य मनुष्य को भयभीत कर देने वाला था। एक ओर सैकड़ों फीट ऊंची चट्टानें थीं, काली और भीषण, मानो किसी पत्थर के बने दैत्य की पसलियां ऊपर उठी हों। दूसरी ओर बिखरे हुए पत्थरों और मलबे का ढेर किसी भी आगे की राह को रोकता था। बीच में जो रास्ता था वह इतना संकरा कि कहीं कहीं वे एक पंक्ति में ही आगे बढ़ सकते थे और इतना ऊबड़ खाबड़ कि सिर्फ अनुभवी सवार ही उस पर चल सकते थे।
फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बीच से भागते यात्रियों के दिल हल्के थे। हर कदम उन्हें उस भयावह अत्याचार से दूर ले जा रहा था जिससे वे भाग रहे थे। पर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी संतों के शासन की सीमा से बाहर नहीं निकले हैं। वे दर्रे के सबसे जंगली और वीरान हिस्से में पहुंचे ही थे कि लूसी ने अचानक चीख सी मारी और ऊपर इशारा किया। ऊपर की चट्टान पर आकाश की पृष्ठभूमि में साफ दिखाई देता हुआ एक पहरेदार खड़ा था। वह उन्हें देखते ही गरजा, कौन है वहां नीचे? नेवाडा के यात्री, जेफरसन होप ने उत्तर दिया, हाथ अपनी बंदूक पर रखे हुए। ऊपर पहरेदार ने उनकी ओर झुक कर देखा। उसकी उंगलियां राइफल पर थीं। किसकी अनुमति से? उसने पूछा। पवित्र चार, फेरियर ने उत्तर दिया। मॉर्मन समाज में अपने अनुभव से वह जानता था कि यह सर्वोच्च सत्ता का नाम है। 9 से 7, पहरेदार ने पुकारा। 7 से 5, जेफरसन होप ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया। उसे बगीचे में सुनी वही काउंटर साइन याद थी। जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ हो, ऊपर से आवाज आई। उनकी चौकी पार करते ही रास्ता चौड़ा हो गया और घोड़े दौड़ने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर वे उस अकेले पहरेदार को अपनी बंदूक पर झुका हुआ देख सकते थे और वे जानते थे कि उन्होंने चुने हुए लोगों की धरती की आखिरी सीमा पार कर ली है। अब उनके सामने आजादी थी।